हाँ जी, हेलो एवरीवन, नमस्कार सबको। कि जी आज का जो वीडियो है वो है हमारे पास चैट और थर्मोडायनेमिक्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट 2 ईयर्स में, मीन्स 2 बार ही हुआ है मास्टर कैडर। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, और ये बच्चों के कहने की एक उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि इसके ऊपर जो पिछले साल वाले क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करवाया जाए। ठीक है जी, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते The wavelength of maximum emission lambda maximum of a black body is at 2897 Kelvin is micrometer. ठीक है, and the temperature of the black body whose wavelength of maximum emission is 5000 angstrom. क्लियर होगा आपको, स्टेटमेंट थोड़ा क्लियर होगा। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है। कहते एक तो लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और टेम्परेचर की बात की हुई है ब्लैक बॉडी की। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, एक जो फर्स्ट वाली, देखो फर्स्ट वाली लाइन पढ़ो पहले आप लोग। पहले तो ये देखो कि जो अगर लैम्डा दिया है और टी दिया है, ठीक है, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला, ये कौन सा लॉ है जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, या इन्होंने बोला है तो वो कौन सा लॉ है बताइए। देखिए कि ये लैम्डा और जो टी को रिलेट करता है, लैम्डा आप याद करिए, लैम्डा और टी को दोनों को जो रिलेट करता है वो कौन सा लॉ है, वो है हमारे पास वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यही था ना, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, जो लैम्डा और टी को क्या करता है, रिलेट करता है। और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या था हमारे पास, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या था, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, और वी कैन से लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही था, लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर, ठीक है। तो जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्या बोला हुआ है, कहते हैं दी वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम एमिशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट 2897 केल्विन इज़ माइक्रोमीटर। ठीक है, इतनी दी हुई है हमारे पास। मेरे को लगता है कि ये जो थोड़ी स्टेट, ठीक है, मतलब हम पे जो टेम्परेचर है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग, एक तो टेम्परेचर दिया हुआ है हमारे पास ये वाला, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वेवलेंथ है वो दी हुई है। ठीक है जी, तो हमें क्या निकालना है, हमें नेक्स्ट में बोल रहे हैं, कहते टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी हुज वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन इज़ 5000 एंगस्ट्रॉम। ये तो फर्स्ट वाली कंडीशन होगी, ठीक है, जो ऊपर वाली थी। सेकंड वाली में क्या बोल रहे हैं, हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है और लैम्डा दिया हुआ है। क्लियर, क्या है, कहते हैं हमें देखो जैसे मतलब वो एक ही ब्लैक बॉडी है, ठीक है, उसको 2 अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, एक केस में हमें लैम्डा दिया हुआ है और दूसरी केस में हमें लैम्डा निकालना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाली कंडीशन में हमें क्या दिया हुआ है, लैम्डा भी दिया हुआ है, ठीक है, और टी भी दिया हुआ है। क्लियर, ठीक है, और लैम्डा कितना दिया है, 2897 केल्विन, और लैम्डा हमें 1 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और टेम्परेचर दिया हुआ है 2897 केल्विन। और दूसरी उसी ही ब्लैक बॉडी के कंडीशन में हमें वेवलेंथ क्या दी हुई है, 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। क्लियर, ये आपको जो स्टेटमेंट है वो तो क्लियर होगी। अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाली कंडीशन है लैम्डा और टी वाली, इसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास लैम्डा इंटू टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसी लैम्डा और टी को मल्टीप्लाई करके हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर, और जो वो वैल्यू आएगी वो सेकंड वाली कंडीशन जिसमें हमें लैम्डा दिया हुआ है बट हमें टी टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, उसमें उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बॉडी हमारे पास सेम है, तो वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। आपको सिचुएशन क्लियर होगी है ना। तो चलिए इसका जो कैलकुलेशन है वो देखते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए ये रहा आपके पास कैलकुलेशन। देखिए लैम्डा दिया हुआ है हमें 1 माइक्रोमीटर, ठीक है,
1 माइक्रोमीटर मतलब 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर, 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 2897 केल्विन। ठीक है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाएंगे, लैम्डा × T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁻⁶ × 1 × 2897 इज इक्वल टू A। ठीक है, यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आ गई ये वाली। क्लियर, ठीक है, वही अब हमें ये हमारी थी फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का, वो कंप्लीट हो गया। अब हमें सेकंड में क्या दिया हुआ था, लैम्डा दिया हुआ था 5000। ठीक है, लैम्डा कितना दिया हुआ था 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, साथ में क्या कर देंगे 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। लैम्डा × T वाला फॉर्मूला ही मैंने लगाया है, दोबारा फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, T को हमें फाइंड आउट करना है, T वैसे का वैसे, लैम्डा की मैंने वैल्यू पुट कर दी 5000 × 10⁻⁻10, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर दिया, इज़ इक्वल टू A। अब A की वैल्यू हम यहाँ से उठा के जो हमने फर्स्ट निकाली थी ना ये वाली, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे, इज़ इक्वल टू 2897 × 10⁻⁻6। क्लियर, ठीक है, मैंने क्या किया है, हमारे पास जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी, फर्स्ट वाली कंडीशन से मैंने लैम्डा × T मीन्स वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा के हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। और उसी कांस्टेंट की वैल्यू जो दूसरे वाली कंडीशन है जिसमें हमारे पास 5000 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, लैम्डा दी हुई है, ठीक है, उसी में पुट करके हमने ए की वैल्यू की जगह पे जो ऊपर निकाली थी वो पुट कर दी। मैंने यहाँ अभी तक यहाँ पे इतना ही किया। ठीक है, बस अब सोचो कि आपका न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आएगी, देखो इसको सॉल्व भी करना है ना हमने, क्या आएगी आपके पास वैल्यू T × 5000 × 10⁻⁻10 × 2897 × 10⁻6। ठीक है, ये इधर -10, इधर आके क्या हो जाएगा +10। ठीक है, 2897 डिवाइड कर देंगे 5000 से तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5794 × 10⁻4 आ गया। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 5794 अगर हम करेंगे। ठीक है, मतलब 10⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5794 केल्विन। क्लियर, ठीक है जी, जस्ट हमने क्या लगाया है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ही लगाया है। ठीक है, एक कंडीशन में हमें दोनों चीज़ें दी हुई हैं, लैम्डा और T दोनों दी हुई हैं, उसमें से कांस्टेंट की वैल्यू A निकाल ली। फिर दूसरी कंडीशन में उसी बॉडी के लिए हमें क्या बोला हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, T निकालना है। ठीक है जी, क्लियर, और आपका ये क्वेश्चन होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं इसमें देखो अब राइट ऑप्शन कौन सी आएगी, ए ऑप्शन ही आएगी ना 5794 केल्विन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं दी वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल डेल्टा टाउ इन फेस स्पेस इज़ गिवन बाय। कहते हैं जो स्फेरिकल शेल है फेस स्पेस में उसका जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो क्या होता है। ठीक है जी, वॉल्यूम क्या होता है, फेस स्पेस में हम क्या लेते हैं डी, एक तो पी वाला कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं और एक हम यूज़ करते हैं एक्स वाला कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं, है ना। ठीक है, और डी पी आ जाता है और साथ में क्या आ जाता है वी आ जाता है, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, अब आपको साफ ही क्लियर होगा, हर फेस स्पेस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें क्या आता है, मोमेंटम आता है और वॉल्यूम मतलब एक्स वाई जेड आता है। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे क्लियर हो रहा है कि बी सी डी तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड किया हुआ है, डी ई इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि कई बार हमारे पास जो ऑप्शन है वो सीधी ही इतनी क्लियर पड़ी होती है ना कि मतलब आपको एक जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आपकी होल्ड है ना, पकड़ है, तो आपको कुछ भी मुश्किल ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपके पास ऑब्वियसली आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, 4πp² dp × v, 4πp² dp × v। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ओवर द वेरियस एनर्जी स्टेट्स फॉर द मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन इज़ गिवन बाय। अब आप ये देखो भाई, ध्यान से देखना अभी,
कहती है किसकी बात कर रहे हैं, आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल। इसके ऊपर मैं एम्फेसिस कर रही हूँ, इसके ऊपर दबाव डाल रही हूँ। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हमने 3 स्टैट की थी, कौन कौन सी, MBFD, ठीक है, MBFD और कौन सी की थी, बोस-आइंस्टाइन, सॉरी, BE, ठीक है। और अगर हम तीनों में देखें तो FD और BE दोनों में कौन से पार्टिकल्स होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं। मीन्स हमको पहचान नहीं सकते भी कौन से वाला पार्टिकल कौन सा है। जैसे चारों की चारों रेड कलर की बॉल्स हैं, उसमें हम पहचान नहीं सकते कौन सी बॉल कौन सी है, ठीक है, एक जैसी लगेंगी। बट जो एम्बीस्टैटिक से में है उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। मीन्स हम उनको पहचान सकते हैं कि जैसे हमने 4 अलग अलग कलर की बॉल्स ले ली, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास किस स्टैट की बात कर रहे हैं, एम्बीस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम FD और BE को काट ही देंगे, ठीक है। किस स्टैट की बात कर रहे हैं, MB की, ठीक है। तो अब हम जब देखते हैं MB के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, MB के लिए अगर आपको याद हो, MB के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, NI = GI / e⁻⁴ अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा माइनस, ठीक है, GI / अल्फ़ा - बीटा × EI। यही था ना, कुछ ऐसा ही था ना, ठीक है। तो ये तो हमें याद ही है। और जब हम इसमें बात कर रहे थे ये वाली MB में, ठीक है, और अगर हमारे पास वो आती थी, बोस-आइंस्टाइन आती थी और FD आती थी, एक में -1 होता था और एक में क्या होता था, +1 होता था, ऐसा ही था ना, ठीक है। एक में क्या होता था, +1 होता था और एक में क्या होता था, -1 होता था, क्लियर, ठीक है जी। तो इस जो ये वाली स्टैट है, ठीक है, इसमें स्टैट में हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है, एम्बी स्टैट्स में NI = GI / e⁻⁴ बीटा EI, क्लियर, ठीक है जी। तो ये था। तो इसमें देखो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बनता है, ABCD। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बिल्कुल क्लियर है, देखिए बिल्कुल ही क्लियर है। कौन सा बन रहा है, कौन सा बन रहा है भाई, C ऑप्शन बन रहा है ना, ठीक है जी। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या है, C ऑप्शन। जस्ट हमें देखो, मैंने पहले ही बोला कि जो हमें इन जो तीनों के तीनों स्टैट्स हैं ना, अगर इनका हमें बेसिक भी पढ़ लिया ना तो भी हमारा क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है। देखो देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और नीचे 70th वाला क्वेश्चन भी देखो, ये भी बिल्कुल एक्सप्रेशन ही पड़ा है। देखो 68 और 70 दोनों क्वेश्चन में दोनों ये जो स्टैट के एक्सप्रेशन होते हैं वही आए हुए हैं, सीधे के सीधे ही आए हुए हैं, है ना, आसान है ना, ठीक है। अगर हमने एक्सप्रेशन याद कर लिए और ये याद कर लिया कि ये तीनों की तीनों स्टैट्स जो किन किन पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होती हैं, तो हमारे जो 2 से 3 नंबर जो भी आएंगे वो आपके बिल्कुल ही पक्के हैं, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69th क्वेश्चन देखते हैं। 69th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, कहते हैं दी स्टीफन्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। स्टीफन्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है भी, स्टीफन लॉ में हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर क्या डिपेंडेंस होती है, एनर्जी की। टेम्परेचर के ऊपर क्या डिपेंडेंस होती है, एनर्जी की। क्या होती है भाई, हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस होती है 4th पावर ऑफ टेम्परेचर, ठीक, क्या होती है 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। तो आपके पास राइट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही वाला है, ए ऑप्शन, E = σT⁴, E = σT⁴। अच्छा ये भी बता दिए, जो C वाला ऑप्शन है λ × T = कॉन्स्टेंट, ये कौन सा लॉ है भाई, ये है हमारे पास वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये हमारे पास कौन सा है, C ऑप्शन हमारे पास क्या है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं 70th क्वेश्चन देखते हैं। 70th क्वेश्चन में क्या है, कहते हैं फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ठीक है जी। फर्मी डायरेक्ट के लिए हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन आता है, मैंने ऊपर भी अभी बोला है कि हमें तीनों के एक्सप्रेशन ही लर्न करने हैं, बस इतना कर लिया ना, ऐसा नहीं बोल रही कि और कुछ नहीं करना, बट इन तीनों जो ये चीज़ें हैं, देखिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके ऊपर थोड़ा देखो, ध्यान से देखो कि इन्हीं के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस डाल रही हूँ।
ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ और नहीं करना है बट इनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करना है, ठीक है। अगर हम एम्बी स्टैटिक्स की बात करते हैं तो उसमें होता है ऊपर 1 और नीचे एक्सप्रेशन होता है ई रेज़ टू पावर जो भी फैक्टर होता है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो भी होता है, ठीक है। और जब हम BE आइंस्टाइन की बात करते हैं, बोस आइंस्टाइन की, तो हमारे पास होता है 1/e रेज़ टू पावर जो भी फैक्टर होता है, ठीक है, जो भी फैक्टर होता है उसमें साथ में क्या आता है, +1 आता है, ठीक है। और जब हम FD की बात करते हैं, ठीक है, FD की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए सॉरी, बोस आइंस्टाइन में -1 आता है, गलत हो गया। बोस आइंस्टाइन में क्या आता है, -1 आता है, ठीक है जी। बोस आइंस्टाइन में क्या आता है, -1 आता है। और FD में क्या आता है, 1 नीचे एक्सपोनेंशियल का जो भी फैक्टर होता है +1 आता है, ठीक है जी। MB में कुछ भी नहीं आता, अकेला एक्सपोनेंशियल का फैक्टर आता है। बोस आइंस्टाइन में एक्सपोनेंशियल का फैक्टर -1 आता है और FD में क्या आता है, एक्सपोनेंशियल का फैक्टर +1 आता है, ठीक है जी। तो इसमें देखिए कौन सा राइट ऑप्शन है। देखो जो -1 वाले तो ऑप्शन ये साफ ही पता चल रहा है। अगर ई के ऊपर वाला फैक्टर नहीं भी देखते तो भी पता चल रहा है, ये तो सभी के सभी ही कैंसिल हो गए। रह गया हमारे पास ये वाला ऑप्शन, ठीक है, GI/e रेज़ टू पावर अल्फ़ा प्लस बीटा EI +1, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास बोस 71 क्वेश्चन। कहते हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स कैन बी अप्लाइड टू बोथ। कहते हैं बोस आइंस्टाइन, देखिए तो ऑप्शन के ऊपर मैंने पहले टिक लगा दिया, आपका काम ही आसान कर दिया। बट आपको पता है कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स है जो वो किसके ऊपर अप्लाई होती है, जिन पार्टिकल्स का स्पिन होता है हमारे पास हाफ इंटेग्रल नहीं बल्कि क्या होता है, इंटेग्रल होता है। बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स उन पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होती है जिनका जो स्पिन होता है वो क्या होता है, इंटेग्रल होता है, ठीक है जी। तो अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो जो फोटॉन्स होते हैं उनका तो जो स्पिन होता है 1 होता ही है, ये तो हमें पता है। बट इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हमारे पास न्यूक्लियस में पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, उन सभी का जो स्पिन होता है वो हमारे पास क्या होता है, हाफ इंटेग्रल होता है, ठीक है। अब रह गए फोटॉन्स और फोनॉन वाली ऑप्शन, तो आपके पास बी ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है, फोटॉन्स और फोनॉन्स। अभी मैं आपको फोटॉन्स और फोनॉन के बारे में कुछ बताना भी चाहती हूँ, ठीक है, इसके बारे में कुछ शेयर करते हैं। कहते हैं फोटॉन्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ लाइट होते हैं, मतलब लाइट जिन पार्टिकल्स से बनती है वो क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, ये तो सभी को पता है। बट फोनॉन्स क्या होती हैं, कहते हैं जब हमारे पास क्रिस्टल क्या करता है, वाइब्रेट करता है ना, ठीक है, जब क्रिस्टल क्या करता है, वाइब्रेट करता है। जैसे फोटॉन्स होते हैं हमारे पास, एक एनर्जी लेवल्स होते हैं E1 E2। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में गया या E2 से E1 में आया, जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है, या फॉल करता है, तो वो क्या करता है, फोटॉन्स एमिट करता है, ठीक है। वैसे ही हमारे पास जब सॉलिड स्टेट में आता है, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में आता है कि जब हमारे पास जो लैटिस होता है वो वाइब्रेट करते हैं, उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, या तो हमारे पास क्या होती है, साउंड और हीट प्रोड्यूस होती है। और जो साउंड और हीट प्रोड्यूस होती है उनमें कौन से पार्टिकल्स होते हैं, फोनॉन्स होते हैं। क्लियर, मैं किसकी बात कर रही हूँ, फोनॉन्स की। जब हमारे पास सॉलिड वाइब्रेट करता है तो उसमें हीट और साउंड प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। तो उस केस में जो साउंड और हीट प्रोड्यूस होती है वो उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, फोनॉन्स होते हैं। क्लियर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते 26 क्वेश्चन, कहते हैं इसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स बोले हैं और एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है जी। एवरेज स्पीड आप सभी को पता है क्या होती है, ठीक है जी। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है हमारे पास 8 kT/m, सी ऑप्शन, ठीक है जी। जो ये वाली तो कोई भी नहीं है, ठीक है। ये वाली 3 kT वाली कौन सी होती है, रूट मीन स्क्वायर होती है, ठीक है। ये कौन सी होती है, रूट मीन स्क्वायर होती है। और 2 kT वाली क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल होती है, ठीक है जी। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते कि ये वाला रह गया हमारे पास, क्वेश्चन कौन सा रह गया,
कहते अकॉर्डिंग टू द 41 क्वेश्चन देखिए, कहते अकॉर्डिंग टू द डिबॉयस थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स वेयर इज़ द लॉ ऑफ डुलोंग एंड पेटिट वैलिड। कहते डिबॉय थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिबॉय थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास डुलोंग और पेटिट वाला जो लॉ है वो कहाँ पे वैलिड होता है, वो हमारे पास वैलिड होता है हायर टेम्परेचर के लिए, वो हमारे पास वैलिड होता है हायर टेम्परेचर के लिए, ठीक है जी। जो ये वाले क्वेश्चन ऊपर दिए हुए हैं ना 28, 29, हाँ ये वाला रह गया, सॉरी ये 28 वाला क्वेश्चन रह गया हमारे पास, 29 और 30 तो रिपीट ही हैं दोनों पेपर में, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए 28 और 28 वाला देखते हैं। कहते हैं 28 वाले में क्या है, कहते हैं इन एन आइडल मोनोटोमिक गैस एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है। जो वॉल्यूम है वो V0 से, वॉल्यूम है वो कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है, V0 से 2V0 तक बढ़ रहा है, ठीक है जी। तो देन व्हाट हैपन्स टू द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बस हमें अकेला यही याद रखना है कि क्या है हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए क्या है, TV पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि वैसे तो इसकी 3 है, ठीक है, वैसे तो इसकी 3 है फॉर्म्स, VT वाली, PV वाली भी है, PV पावर गामा कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे किसको रिलेट करना है, टेम्परेचर और वॉल्यूम को करना है। तो हम क्या लेंगे, TV पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। T1 V1 इज इक्वल टू गामा -1 ये लिख लेंगे, ठीक है। V1/V2 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, T2/T1 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें T2 वाला टेम्परेचर देखना है, इसका जो इसके ऊपर क्या चेंज हुआ हो हमें वो देखना है, ठीक है। तो हम देखेंगे T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब जो गामा होता है किसकी बात कर रहे हैं, मोनोटोमिक गैस की बात कर रहे हैं, मोनोटोमिक की बात कर रहे हैं। तो मोनोटोमिक आइडल गैस के लिए गामा कितना होता है, 1.6 होता है। तो 1.6 -1 कर देंगे। और V1 क्या है, V0, और V2 क्या है, 2V0, क्योंकि वॉल्यूम कहाँ से लेके कहाँ तक चेंज हो रहा है, V0 से 2V0 चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2, ऊपर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.6, 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5, ठीक है जी। 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 की पावर 0.6, ठीक है। अभी मैंने ना पूरा सॉल्व नहीं किया, पूरा लॉग और एंटी लॉग लेके नहीं किया, ठीक है। जस्ट मैंने क्या किया है कि जो ये वाला फैक्टर है ना, क्योंकि हमें पेपर में इतना लॉन्ग नहीं, हमारे पास टाइम नहीं होता, ठीक है। तो हमें जस्ट इस फैक्टर को देखना है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर का हमें थोड़ा सा वो मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगा अभी कौन सा आंसर है, ठीक है। तो क्या है हिंट, क्या आएगा कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करके देखो, 0.6 इंटू लॉग 0.5 लेकर करके देख लो, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह की आती है, 0.65 के करीब आती है, ठीक है। तो अगर तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0.65 या 0.6 वाली आ रही है, ठीक है। तो अभी हम देखें तो ऑप्शन कौन सी बन रही है, अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी बन रही है, ठीक है। इनमें से 0.6 के कोरस्पॉन्डिंग यही वाली डी वाली ऑप्शन ही बन रही है ना, यही वाली ऑप्शन बन रही है ना, ठीक है। तो हमें कई बार होता है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, तो मैंने इस वजह से फुल कैलकुलेशन नहीं की, जस्ट आपको एक हिंट दिया है कि अगर हमें पेपर में आ जाता तो हम फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है, क्लियर। तो इसी के साथ जो हमारे क्वेश्चंस थे जो भी लास्ट पेपर्स में आए हैं स्टैट्स और थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, वो उनको हमने कर लिया है, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है जी, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो इनको क्वेश्चंस को एक बार और करके देख लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है जी, ओके, थैंक यू। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।